नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस अकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में भी बात करें तो इस समय जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो टॉपिक टू टॉपिक चल रहा है। इससे पूर्व में जो प्रैक्टिस सेट हमने देखे थे उसमें हमने समस्त पाठ्यक्रम पर देखे थे। इस बार हम चल रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक, और टॉपिक में भी बात करें तो इस समय हम चल रहे हैं आपके आदिकाल में। इसी के साथ में आगे बढ़ें, आज के प्रश्नों को देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेज पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। इसी के साथ में आज हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का जो टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच संचालित है। जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं 9568802463 पे। न्यूनतम शुल्क के साथ में हम आपको बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के साथ में डीएस एकेडमी ने 50 टेस्ट पेपर की टेस्ट श्रृंखला चलाई थी, जिसमें अब ये 50 टेस्ट पेपर हमने एक साथ क्रमबद्ध कर दिए हैं। और ये 50 टेस्ट पेपर जो है आपके 125 प्रश्न यानी कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी में आते हैं उस पर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। 50 टेस्ट पेपरों की अगर बात करें, इनमें कुल प्रश्नों की संख्या 6250 है। और ये जो टेस्ट पेपर है बहुत ही रामबाण आपके लिए सिद्ध होता है आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए। नाम मात्र शुल्क के साथ में बैच और प्रैक्टिस सेट हम आपको दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो भी बच्चे डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं या डेमो क्लास देखना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं 9568802463 पे। चलिए बात करते हैं आज की पहले प्रश्न की ओर। इस समय जहाँ पे हमें लगेगा कि प्रश्न में व्याख्या ज़्यादा करनी है वहाँ पे करेंगे, वरना हम सीधे सीधे आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है। आपको बताना है इन 4 कवियों में हठ योग का प्रभाव किस कवि पर पड़ा है। स्वयंभू, सरहपा, गोरखनाथ, अद्धमाड़। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है गोरखनाथ। हठ योग का प्रभाव किस पर अधिक पड़ा है, तो ये पड़ा है आपके नाथ पंथ के हैं गोरखनाथ। इन पर हठ योग का प्रभाव पड़ा है। और नाथ पंथ का जो मूल है वो बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं। आपको बताना है कुवलय माला कथा किसकी रचना है। उद्योतन सूरी, सरहपा, गोरखनाथ या आद्यमाड़। तो कुवलय माला जो कथा है ये आपकी उद्योतन सूरी की रचना है। वहीं पे आप देखेंगे सरहपा, गोरखनाथ और आद्यमाड़। इसमें इनके कवियों को हम पूर्व में देख चुके हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आद्यमाड़ की रचना है। आपको बताना है आद्यमाड़ या इन्हीं का दूसरा नाम है अब्दुर रहमान। तो इनकी कौन सी रचना है। प्राकृत पेंगलम, संदेश राशक, जयचंद प्रकाश, प्रबंध चिंतामणि। तो आद्यमाड़ की जो रचना है वो है संदेश राशक। संदेश राशक की अगर बात करें तो ये एक दूत काव्य में मानी जाती है। इस पर जो आपके कालिदास की मेघदूत है उसका भी प्रभाव माना गया है। समय की अगर बात करें तो 13वीं शताब्दी इसकी रचना मानी जाती है। आगे अगर आप देखेंगे प्रबंध चिंतामणि तो ये आपकी मेरुतुंग की है। जयचंद प्रकाश की बात करेंगे तो आप भट्ट केदार की है। प्राकृत पेंगलम की बात करेंगे तो सुमति की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। आपको बताना है 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है। सरहपा, हेमचंद्र, सवरपा, स्वयंभू। तो 8वीं शताब्दी के जो कवि नहीं हैं वो आपको बताना है 8वीं शताब्दी के कौन कौन नहीं हैं। तो वो हैं आपके हेमचंद्र। हेमचंद्र की बात करें तो ये आपके 11वीं शताब्दी के हैं। सरहपा, सवरपा, स्वयंभू ये जो हैं आपके 8वीं शताब्दी के कवि हैं, जिसमें सरहपा की रचना दोहा कोश है, हेमचंद्र की शब्दानुशासन है, सवरपा की चर्यापद है और स्वयंभू की पौमचर्यो। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न है पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। आपको बताना है पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है। ऋट्ठनेमि चर्यो, हृदय कुमार चर्यो, पौम चर्यो या भविष्यत कहा। तो पुष्पदंत की जो प्रबंध रचना है वो कौन सी है। हृदय कुमार चर्यो, बी विकल्प इसमें आपका सही है। पुष्पदंत की जो हृदय कुमार चर्यो है ये इनकी प्रबंध रचना है। बाकी आप देखेंगे ऋट्ठनेमि चर्यो या अरिष्टनेमि चर्यो स्वयंभू की है, वहीं पे पौमचर्यो भी स्वयंभू की है। भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी इसको कहें तो ये आपके धनपाल की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। आपको बताना है कि मैथिली हिंदी में रचित जो गद्य की पहली पुस्तक है कौन सी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल वेली, वसंत विलास। तो मैथिली हिंदी गद्य में जो रचित पुस्तक है वो है आपकी वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर किसकी है तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। समय की अगर बात करें तो 14वीं शताब्दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। आपको बताना है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व किसे माना जाता है। वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान, इसमें जो सही विकल्प है आपका डी विकल्प है, ज्ञान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। आपको बताना है इनमें कौन सी रचना है जो व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलयमाला कथा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है आपके दामोदर शर्मा की रचना है, महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं। आपको बताना है इन कवियों में कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं। तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। कालक्रम की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराने कवि कौन माने जाते हैं। तो इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए एक तरीका आपको बता दें। आप देखेंगे तुलसीदास, सूरदास और बिहारी। तुलसी और सूर ये जो दोनों कवि हैं आपके भक्ति काल के हैं। बिहारी रीति काल के हैं और विद्यापति बचे ये आपके आदि काल के हैं। तो जो सबसे पहले काल में है वही विकल्प होगा विद्यापति। इस तरह के प्रश्न आपको यूजीसी नेट की परीक्षाओं में भी जो है सहायता देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। कौन सा नाथपंथी साधकों में नहीं है। जलंधरी पाव, भरथरी, कणहपा, चुड़करनाथ। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है कणहपा। कणहपा कौन है ये आपके सिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं। आपको बताना है गोरखवाणी पुस्तक का संपादन किसने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ मिश्र, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इनमें से कोई नहीं। गोरखवाणी का जो संपादन किया है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है और इन्होंने गोरखनाथ की 14 पुस्तकों को प्रमाणिक मानकर गोरखवाणी में संकलित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। अब छप्पयों का राजा किसको कहा गया है पहला तो यही प्रश्न हो जाता है यहाँ पे। तो चंद्रवरदाई को किस ग्रंथ में शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासो, मुंज रासो, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही विकल्प होगा आपका वो शिव सिंह सरोज होगा क्योंकि शिव सिंह सेंगर ने ही चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक ने कहा है? आपको बताना है कि आदिकाल के संबंध में या आदिकालीन काव्य ग्रंथों की रचना के विषय में किस आलोचक ने यह कथन कहा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। किसने कहा है? मुनि जिनविजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें जो सही विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कि इन विकल्पों में कौन सा कथन सिद्ध साहित्य के विषय में सही नहीं है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। इसमें जो सिद्धों के विषय में सही कथन नहीं है वो है सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। डी विकल्प इसमें सही है, यानी कि ये विकल्प जो है गलत है। और सहज यानियों की जो भाषा थी, अगर बात करें यहाँ पे पिंगल भाषा की जगह क्या आएगा तो संध्या या संध्या भाषा यहाँ पे सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। कोल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? गोरखनाथ, जलंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद्र। कोल ज्ञान निर्णय की अगर बात करें तो ये जो है मत्स्येंद्रनाथ की रचना है और इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया। संपादक कौन है? थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो वो हैं प्रबोध चंद्र बागची। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? आपको बताना है इनमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमाड़ रासो, ढोला मारूरा दूहा, भरतेश्वर बाहुबली। यहाँ पे रास कर लीजिए और जय मयंक जसचंद्रिका। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? देखें आप, तो इसमें है आपका भरतेश्वर बाहुबली रास। सी विकल्प आपका इसमें सही है। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो हैं शालीभद्र सूरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? आपको बताना है कि चारण साहित्य किस साहित्य को कहा जाता है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य। तो चारण कवि या चारण साहित्य किसको कहा जाता है? रासो साहित्य को। जो राजाओं के आश्रय में रह के लिखा गया है वो आपका जो है चारण कवियों द्वारा जो लिखा गया है चारण साहित्य कहलाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। आपको बताना है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गिरिहर्सन। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो कहने वाले हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है वीर गाथा काल। राम कुमार वर्मा की बात करें तो चारण और संधि काल इन्होंने तीनों कहा है। और गिरियर्सन ने चारण काल कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आपको बताना है आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में कौन सा साहित्य उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट है। इसमें जो सही विकल्प है सिख साहित्य है। देखोगे आप जैन साहित्य भी है, सिद्ध साहित्य भी है, नाथ साहित्य भी है। इसमें सिख साहित्य आदिकाल में नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालीभद्र सूरी को,
स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा गया है स्वयंभू को कहा गया है और डॉक्टर भयाणी ने जो है कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? अब ये प्रश्न अभी पीछे कंप्लीट किया है, वैसे इसका उत्तर आपको देना चाहिए कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है किसने? गिरियार्सन, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। तो वीर गाथा काल जो कहा है शुक्ल जी ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महत्वपूर्ण है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज विसलदेव के, महाराणा प्रताप के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? यानी कि सीधे सीधे बात करें, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई, जगनिक, मुल्ला दाऊद, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रवरदाई की रचना है। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान के विषय में कहा जाता है कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण, दोनों का जन्म एक साथ हुआ था और एक साथ ही दोनों मारे गए थे। और पृथ्वीराज रासो में बात करें तो श्रृंगार रस प्रधान वीर और श्रृंगार रस इसमें प्रधानता है। साथ ही में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को महाकवि और पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन हैं? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? बात करें तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि इनको माना है। रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है आप ये बताइएगा। द्विवेदी जी ने किसको माना है? राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? ये भी आप बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। आपको बताना है सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द से क्या अभिप्राय है। प्रश्न महत्वपूर्ण है और आज का अंतिम प्रश्न है। आप बताइएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग या सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो महामुद्रा शब्द का जो अभिप्राय है वो है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। ये थे आज के आपके 25 प्रश्न। 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आप कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जितना हो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए। अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।